तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इकरा का पांव धरती पर है और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मुनव्वर हसन साहब की बड़ी धाकड़ छवि थी, दबंग थे वो बहुत, लेकिन अपने लोगों को बहुत प्यार करते थे वो। अपने लोग मतलब अपने वोटरों को, अपनी जनता को, बहुत मीडिया फ्रेंडली थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही एक नई सूची जारी की है और उसमें कैराना लोकसभा से इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस लोकसभा से चौधरी इंद्रसेन और सुधीर पवार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन हाईकमान ने इकरा हसन पर अपना भरोसा जताया है। अब टिकट तो इकरा हसन को मिल गया है, तो कैराना लोकसभा पर किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी मौजूद हैं। अवनिंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपा हाईकमान ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाकर जो फैसला लिया है, तो उस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? आपके हिसाब से इकरा हसन किस प्रकार का चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इकरा हसन जिस परिवार से ताल्लुक़ रखती है, चौधरी अख्तर हसन का परिवार है और सियासत में एक तरह से विरसे में मिली है, मतलब विरासत में मिली है। उनके फादर मुनव्वर साहब का आप देखिए गिनीज बुक में नाम रहा, वो उच्च सदन और निम्न सदन में सबसे कम उम्र के। तो इनकी माँ मोहतरमा तबस्सुम हसन साहिबा, वो भी सांसद रही हैं। भाई इनके नाहिद हसन, तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली है। जैसे बाबू हुकुम सिंह की, अब चलो मृगांका एक बार चुनाव हार गई, उनको वाला टिकट, तो लंबे समय तक ये दो मतलब रसूखदार परिवार थे जहाँ से कैराना की सियासत परवान चढ़ती थी। हालांकि काजी रशीद मसूद साहब ने भी 1-2 बार हाथ पांव मारा वहाँ, लेकिन वहाँ ताल गली नहीं। तो इकरा जो है वो बिल्कुल बढ़िया चुनाव लड़ेंगी। और आप देखिए कि इकरा बेहद पढ़ी लिखी लेडी, श्री राम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर लंदन पढ़ाई की और बहुत सोबर, मिलनसार और लगातार वो सक्रिय हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर तो वो मिलना जुलना, लोगों के घर जाना, लोगों की समस्याएं, जबकि भाई सत्ता में नहीं है, अभी तो कुछ नहीं हो। तो इकरा हसन पर बहुत सोच समझ करके अखिलेश यादव ने दांव लगाया है। अगर जाट इस मतलब रालोद से गठबंधन होता तो भी मेरा ख्याल है कि इकरा को ही अखिलेश वहां से चुनाव लड़ाते। अब वो नहीं है, गठबंधन इनका भाई टूट गया। सपा कांग्रेस का है, बेशक कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो पारंपरिक वोट हैं वो तो उनको मिलेंगे ही। मुझे लगता है कि जैसे मुनव्वर हसन साहब को तमाम हिंदू वोट भी किया करते थे, नाहिद के साथ वो बात नहीं थी, नाहिद ने अपनी छवि दूसरे तरह की बना ली, लेकिन इकरा के लिए तो उनको हिंदुओं का भी वोट मिलेगा। और आप कैराना लोकसभा सीट का इतिहास अगर आप देखेंगे, 62 में सीट बनी थी और यहाँ की जनता ने कभी रिपीट नहीं किया एक प्रत्याशी को 2 बार। जैसे 84 में बहुत बम्पर वोट से जीत गए थे चौधरी अख्तर हसन, इकरा के बाबा, लेकिन बाद का चुनाव हार गए। जनता दल ने वहाँ पहला चुनाव वहाँ से निर्दलीय यशपाल जी जीते थे कैराना लोकसभा सीट से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके बाद फिर कांग्रेस 71 में, फिर 84 में ये अख्तर हसन साहब जीते। उसके बाद जनता दल ने सीट हथिया ली। ऐसा पहली बार हुआ कि सन 2014 की लहर में बीजेपी कैंडिडेट हुकुम सिंह थे, वहां से पलायन का मुद्दा उठा था, तो बाबू हुकुम सिंह जीत गए कैराना लोकसभा सीट से, बाद उनका इंतकाल हो गया। और 2019 के चुनाव में चौधरी प्रदीप, बिल्कुल सालीन छवि प्रदीप जी की, और वो वहां से कैराना सीट से चुनाव जीत गए। अब इस बार जैसे कैराना सीट में थाना भवन है, सदर है, शामली है, गंगोह, नकुड़। तो गंगोह और नकुड़ में बीजेपी के विधायक हैं। नकुड़ से मुकेश चौधरी गुर्जर समाज के, और गंगोह से चौधरी कीरत सिंह, ये भी गुर्जर समाज के विधायक हैं। थाना भवन की सीट अशरफ अली रालोद के हैं, उनके पास है। प्रसन्न चौधरी रालोद के हैं, उनके पास है शामली। हाँ, तो अब जो जैसे दूसरी जो पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारेंगी, सपोज दैट बसपा कोई कैंडिडेट उतारेगी, और इसके अलावा
कांग्रेस सपा का ही है, भाजपा का कैंडिडेट उतरना ही है, तो चुनाव यहाँ त्रिकोणात्मक होगा। अगर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया तो इकरा को मुश्किल होगी, और अगर नहीं उतारा और भाजपा जिसको भी उतारती है, मेरा ख्याल है कि वहां से अक्सर गुर्जर बिरादरी के ही लोग जीतते रहे हैं, उन्हीं में से किसी को टिकट मिल सकता है। बीच में इंद्रसेन का भी नाम चला था, क्योंकि वो भी बड़ा पॉलिटिकल फैमिली है, उनकी गंगो उनका समझिए गढ़ है, तो उनका तो मामला कट गया, तो इकरा आ गई, तो वहां बहुत मतलब जटिल समीकरण बनेंगे। मतलब इकरा सपा के आसन लिए की जैसे राहें चौधरी आसान नहीं है, इकरा आसन की राहें आसान नहीं है। देखिए, चुनाव में तो राहें किसी की आसान नहीं है, लेकिन इकरा हसन मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगी, और परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उनको लेकर के जो माहौल अभी तक है, देखिए मुस्लिमों का थोक वोट इकरा हसन को मिलेगा, और वो जैसे यहाँ इमरान को मिलेगा। वोटों का जो एक बहुत बड़ा धड़ा जैन चौधरी के साथ चला गया है जाट वोटर का, वो इकरा हसन को कहीं प्रभावित नहीं कर पाएगा। जाट वोटर बहुत ज्यादा नहीं है कैराना सीट पे, और अब जैसे वहाँ के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी हैं, वो जाट बिरादरी से हैं, और वो रालोद के साथ बीजेपी का जब गठबंधन हो गया तो उसके लिए काम करेंगे, तो वहाँ चुनाव बड़ा टफ होगा। और मेन जिसकी भी लड़ाई होगी, मतलब बीजेपी और इकरा में ही लड़ाई होगी, और लोग जो लड़ेंगे ना वो कटवा की भूमिका में होंगे, कि वहाँ तो केवल दो ही वो होगा। हाँ, इकरा मजबूत कैंडिडेट है, दो राय नहीं इसमें। अमरिंदर जी, जिस तरीके से चौधरी इंद्रसेन भी टिकट मांग रहे थे, और आपने भी बताया भी कि वो भी बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है, बड़ा रसूखदार परिवार है, और सुधीर पवार भी टिकट चाह रहे थे, लेकिन टिकट इकरा हसन को मिल गया, तो हर कोई चाहता है कि टिकट उन्हें मिले, और कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी उनके मन में रहती है, तो इसका भी तो नुकसान इकरा हसन को उठाना पड़ सकता है। देखिए, टिकट तो किसी एक को मिलता है, और हर पार्टी में कई कई दावेदार होते हैं, लेकिन जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, जब टिकट फाइनल हो जाता है तो उनको काम करना पड़ता है पार्टी के लिए, भारी मन से ही सही। तो अब सुधीर पवार की जहाँ तक बात है, बहुत पढ़े लिखे लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं वो, और बहुत राजनीतिक समझ रखते हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में तमाम, मतलब वो जो मतलब राजनीतिक सलाहकार के रूप में एक तरह से हैं, वो संगठन के लिए तो बहुत बेटर है सुधीर पवार, लेकिन चुनाव लड़ना जो है वो अलग चीज है, उसमें सुधीर पवार फिट नहीं बैठते, इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। इंद्रसेन का भी चूंकि लगातार चुनाव हारे हैं विधानसभा का, तो सारा कुछ जब ठोका बजाया गया होगा तो ये होगा कि नहीं, इकरा को ही वहां से उतारा जाना ठीक है, और इकरा फाइट करेंगे, इसलिए इंद्रसेन का लिए कट गया। अब ये लोग ऐसा थोड़ा कि भीतर घात करेंगे, नहीं करना चाहिए। अभी संगठन की पार्टी की मीटिंग होगी तो लोग मेहनत करेंगे, इनके जो प्रभाव क्षेत्र में है वोटर, वो उनको दिलाएंगे। रुद्रसेन जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तो इसका आकलन नहीं होगा क्या? आप इतने बड़े पद पर हैं, तो चुनाव का जब परिणाम आएगा तो अब तो सब चीजें क्लियर हो जाती है भाई, कि गंगोह से आपको कितना वोट मिला, नगौर से आपको कितना वोट मिला, तो इनके प्रभाव का भी आकलन होगा, इसलिए ऐसी कोई दगाबाजी नहीं होगी। देखो, ये तो हर पार्टी में है, भाजपा में नहीं है क्या? राघव खनपाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, वहां प्रदीप चौधरी का नाम चल रहा है, लेकिन दावेदारी और लोग भी कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी की राहों में तो मनीष चौहान और मृगांका सिंह भी तो हैं। देखिए, मनीष चौहान और मृगांका सिंह अभी तक कोई चुनाव नहीं जीती, कोई उनका राजनीतिक अनुभव तजुर्बा नहीं है। बेशक उनके फादर 5-6 बार एमएलए रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, सांसद रहे हुकुम सिंह, और मनीष चौहान के साथ भी यही है। जहाँ तक वीरेंद्र सिंह कांधला की बात है, वो वेल क्वालिफाइड, उनका पूरा परिवार, वो कई बार एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मंत्री रहे मुलायम सिंह की सरकार में। 2003 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो वीरेंद्र सिंह कांधला पशुपालन मंत्री थे शायद। अब उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया है राजनीति में, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे मनीष चौहान को, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो पैरामीटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो कसौटी है, उस पर मनीष चौहान अभी खड़े नहीं उतरेंगे। प्रयास कर रहे हैं वो कि उनको टिकट मिल जाए, और बदलाव अगर होता है मान लीजिए कैराना सीट पर, तो मनीष चौहान के अलावा और भी नाम है, लेकिन अब सबसे प्रबल दावेदारी भी तक प्रदीप चौधरी की ही है। प्रदीप चौधरी को लेकर तो जनता में एक तरह से आप लगातार वीडियोज भी देखते होंगे,
कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा, कुछ काम नहीं किया, लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, तो आपको प्रदीप चौधरी का प्लस पॉइंट क्या नजर आता है? देखो, ये तो हर नेता के बारे में होता है। उंगली उठाना बड़ा आसान काम है। इतनी व्यस्तताएं रहती हैं नेताओं की जो सत्ता में है। हम तो प्रदीप चौधरी घर जब भी जाते हैं तो 200-400 लोग सुबह ही बैठ जाते हैं, और सक्रियता रही उनकी सुख दुख में लोगों को जाने का। अब एक धड़ा तो होता है पार्टी में ही कि ऐसा विरोध करिए, ताकि और सब पार्टी के ही लोग इस तरह से करवाते हैं, और सबके साथ होता है। प्रदीप चौधरी का बड़ा कूल चेहरा है, और इतना लंबे समय से राजनीति में, उनके फादर 3 बार एमएलए रहे, प्रदीप चौधरी खुद 3 बार एमएलए रहे, उसके बाद सांसद हैं। कोई घपला घोटाला इस तरह की चीजें जो हैं वो उनके खाते में नहीं है। बहरहाल बाकी पार्टी के तो निर्णय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर परिवर्तन होना है, तो वो होगा। तो ये चीजें हैं। अभी तक यही मैं कह रहा हूँ, जैसे यही सीट पर राघव पाल की प्रबल दावेदारी है, प्रदीप चौधरी कह रहा हूँ सीट पर प्रबल दावेदारी है, लेकिन तमाम टिकट साफ होंगे। अभी तक जो मुझे जानकारी, जिनका 10 साल हो गया है या जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनको तो भाजपा चेंज करेगी। और बाकी सत्ता विरोधी लहर भी होती है, जैसे कोई 10 साल से एक ही जगह सांसद है तो ये तो बड़ा मतलब मंथन ग्रंथन करने के बाद घोषणा की जाएगी। अगर चौधरी इंद्रसेन, चौधरी रुद्रसेन जिस तरीके से इकरा हसन को टिकट मिल गया है अपने पूरे मन से, आपने बताया भी कि वोटों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और हिंदू वोट भी काफी संख्या में उनके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो पूरे मन से इस चुनाव में इकरा हसन के लिए काम करें तो फिर प्रदीप चौधरी को चुनाव हराया जा सकता है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। प्रदीप चौधरी हो या कोई और हो, ये तो कराना कि वहाँ के वोटरों का कैरेक्टर रहा है। वो लगातार, यही पहली बार हुआ है कि 2014-2019 में बीजेपी कैंडिडेट को चुन लिया है, वरना वहाँ हर बार बदल देते हैं। कोई 2 बार नहीं चुनाव जीत पाया। तो इकरा के समय बहुत मतलब बढ़िया हवा है कराना लोकसभा क्षेत्र में। हम लोग गांव वालों से भी मिलते जुलते रहते हैं, तमाम और फीडबैक होता है। और मतलब हिंदुओं में भी इकरा को लेकर के उनकी शालीनता, उनका जो सौम्य चेहरा है और मिलने जुलने का जो तरीका है, बुजुर्गों के प्रति जो मतलब मैं देखता हूँ कि झुक करके सलाम करना, बैठना, साथ खाना पीना, तो एक जो आत्मिक जुड़ाव होता है नेता से ना, जैसे कभी निर्भय पाल शर्मा का ऐसे ही था। अब तो कार्यशैली नेताओं की बदल गई है, और जिनकी कार्यशैली बदल जाती है वो फिर आउट भी हो जाते हैं। तो ऐसे नेता जो बिल्कुल, अब निर्भय पाल शर्मा बीजेपी में रहते भी उनको मुस्लिम वोट करते थे, उनके व्यक्तिगत ऐसे ताल्लुक थे। बाढ़ आई तो ट्रैक्टर चलाने लगे, खुद ही लोगों के पास पहुंचाए, राशन, अनाज, तेल, माचिस से लेके सारी चीजें। तो उम्मीदें जनता की तो बहुत होती हैं, लेकिन उस पर भले ना आप खड़े उतर पाइए, लेकिन अगर आप सुख दुख में बगल में खड़े हैं ना, तो उसका बहुत असर होता है। और इकराम में वो चीजें मैं देख रहा हूँ। मतलब तगड़ा चुनाव होगा। हाँ, मुनव्वर हसन साहब की बड़ी धाकड़ छवि थी, दबंग थे वो बहुत, लेकिन अपने लोगों को बहुत प्यार करते थे वो। अपने लोग मतलब अपने वोटरों को, अपनी जनता को बहुत मीडिया फ्रेंडली थे। इकरा भी मीडिया फ्रेंडली है, वरना चुनाव जीतने के बाद तमाम नेताओं को देखो उनमें गुमान आ जाता है, तो फिर वो उनके पांव धरती पर नहीं रहते, बाद में जनता उन्हें फिर धरती पर ही पटक देती है। ऐसे तमाम सारे उदाहरण। तो सबसे बड़ी चीज है कि इकरा का पांव धरती पर है और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से चाहे जो भी आए, बसपा से चाहे जो भी आए, उसको टक्कर उसकी इकरा से ही होनी है। नुकसान बस उस कंडीशन में हो सकता है अगर बहुजन समाज पार्टी से कोई बढ़िया मुस्लिम चेहरा चुनाव मैदान में। हाँ, वहाँ बसपा का तो आपको पता है किस तरह से वहाँ टिकट दिया जाता है, तो अगर कोई ऐसा हुआ तो, लेकिन मुस्लिम समझ रहा है कि उसको कैसे और कहाँ वोट करनी है। हार जीत तो बात का मामला है। तो ये भी आपका आकलन है, जिस तरीके से मैंने भाजपा की तरफ से आपको 3 नाम गिनाए, प्रदीप चौधरी, मनीष चौहान, मृगांका सिंह, तो आप 100% प्रदीप चौधरी के पक्ष में जा रहे हैं कि टिकट उन्हीं को ही मिलेगा? नहीं, मेरा देखिए, मुझे ऐसा लोग आरोप लगा देते हैं
कि जैसे क्या बराग लोखनपाल के पक्ष में है, या मैं पक्ष में किसी के नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं तटस्थ हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ सिनेरियो और जो जिस तरह का चलन है, जो परंपरा है। अब ऐसे थोड़े बीजेपी मनीष चौहान को लोकसभा की टिकट दे दी, वो भी देखेगी ना क्या है चुनाव जीतने की स्थिति में, कौन है कैंडिडेट, कौन नहीं है। बेशक उनके फादर का राजनीतिक सफर लंबा है, लेकिन उनमें वो काबिलियत है कि नहीं, ये भी तो देखा जाएगा। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।